हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम लोग आए हैं एक नए अध्याय को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम लोग 7वां चैप्टर हिंदी गोथली काव्य खंड का 7वां चैप्टर देखेंगे बाबू, पढ़ेंगे भी और उसका हिंदी संपूर्ण रूप से है उसका व्याख्या करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जो भी वीडियो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, पहले वाला अध्याय आप लोग नहीं देखे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ये सारे वीडियो को हमने वीडियो बना करके है जो पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग जा करके उसको देख लेंगे और अपनी तैयारी को एग्जामिनेशन के देखते हुए आपकी तैयारी है जो पूरा कंप्लीट धीरे धीरे हिंदी गोथली का हम कंप्लीट बुक कराते जा रहे हैं बाबू। तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लें और देखने के बाद अगर अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी का अच्छा लगे, तो उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलेंगे आज एक नए अध्याय में नए चैप्टर के साथ। आज आप सबको 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस की शुभकामनाएं बाबू, और खासकर हमारे स्टूडेंट लोग की शुभकामनाएं। तो चलेंगे। हिरोशिमा चैप्टर है जिसके रचनाकार हैं बाबू सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसको आप शॉर्टकट में इनका नाम अगे के नाम से भी जान सकते हैं, अगे। तो अगे का हम कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय में अगे का जन्म हुआ बाबू 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 7 मार्च 1911 ईस्वी में अगे जी का जन्म हो गया है। तो अगे जी का जन्म अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल बिहार बोर्ड में पूछेगा कि अगे का जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी लगाइएगा। आगे कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान की बात अगर आ जाए कि जन्म स्थान अगे का कहाँ हुआ, तो जन्म स्थान कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है बाबू। ये हो गया कंप्लीट आपका जन्म के बारे में। आगे चलेंगे। मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, पूछेगा आगे का जन्म जो है वो मूल निवास कहाँ है बाबू, तो करतारपुर पंजाब में इनका मूल निवास है, करतारपुर पंजाब में। आगे चलेंगे। माता का नाम बयंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता है, एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता है। तो माता का नाम आपका अगर पूछ ले कि आगे के माता का नाम क्या है, तो बयंती देवी बताएंगे, और पिता का नाम बताएंगे बाबू हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इतना तक याद रखेंगे। आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा बाबू लखनऊ, जो कि घर पर ही हुई। इनके प्रारंभिक शिक्षा या शुरुआती शिक्षा, जिस तरह से आप लोग हैं जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर यानी कि लखनऊ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मैट्रिक 1925 ईस्वी में की है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगे जी मैट्रिक कब पास किए, तो 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। और पंजाब विश्वविद्यालय से याद रखिएगा कि 1925 ईस्वी में अगे जी पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक का इम्तिहान परीक्षा पास किए। आगे इंटर में 1927 ईस्वी में, जाहिर सी बात है बाबू कि 1925 के बाद 2 साल के बाद है जो इंटर होता है। तो इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, अगर कॉलेज का नाम पूछ ले आपसे तो बताइएगा कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अगे जी इंटर पास किए 1927 ईस्वी में, और 1925 ईस्वी में है जो पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक का परीक्षा पास किए। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, तो बीएससी 1929 ईस्वी में फॉरेन कॉलेज से। अगर बीएससी की बात की जाए, ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए, तो बताएंगे कि 1929 ईस्वी में बीएससी किए अगे जी, और फॉरेन कॉलेज से। कॉलेज का नाम अगर पूछ ले बाबू तो बताइएगा फॉरेन कॉलेज से किए। आगे चलेंगे बाबू। आगे जाकर के इन्होंने एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया, और वो अंग्रेजी विषय में। कौन से विषय में एमए किए बाबू, अंग्रेजी विषय में, जो कि लाहौर से किए। अगर पूछेगा कि एमए विषय में एमए किए अंग्रेजी विषय में, लेकिन कहाँ से बाबू किए अगे जी, तो वो आप बताइएगा लाहौर से इन्होंने एमए किए, यानी कि अंग्रेजी का डिग्री हासिल की। ये बहुभाषाविद थे बाबू, अगे जी बहुभाषाविद थे। इनको एक भाषा
पर पकड़ नहीं थी, बल्कि एक से अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था। यहाँ पर दिया हुआ भी है आपके बुक में। इनको संस्कृत भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, तमिल आदि भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो आ जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में कि अगेर जी कौन कौन से भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो बताइएगा कि अगेर को हिंदी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, तमिल का भी ज्ञान था और बाबू अंग्रेजी का भी ज्ञान था, और एक और छूट रहा है जो कि संस्कृत का भी ज्ञान था। तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि है। आपसे पूछता है बाबू कि अगेर जी कैसे कवि हैं? तो आधुनिक हिंदी कवि, आधुनिक साहित्य के हिंदी कवि माने जाते हैं। ये कवि कथाकार भी हैं, मतलब कथा के लेखक भी हैं, विचारक भी हैं एवं पत्रकार और कवि भी हैं। तो पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अगेर जी कैसे कवि हैं? कथाकार हैं, विचारक है, पत्रकार हैं या कवि हैं? तो इनमें से चारों हैं। आगे देखेंगे प्रमुख काव्य कृतियां। यहाँ से तो बाबू इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन हॉल में, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रमुख काव्य कृतियां इनका है भग्नदूत है बाबू, चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, जिसमें सदा नीरा बाबू इम्पोर्टेंट है। अगेर जी का काव्य कृति में सदा नीरा इम्पोर्टेंट है। और आगे चलेंगे भग्नदूत इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा गया है। चिंता भी है बाबू, तो इसको याद कर लेंगे। चिंता, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर ये भी इम्पोर्टेंट है। कितनी नामों को कितनी बार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेंगे आपका। तो 1 2 3 4 5 इसमें याद कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा बाबू। ये बताइए प्रमुख काव्य कृति है आपका भग्नदूत, प्रमुख काव्य कृति है तो अगेर जी का है। चिंता अगेर जी का है। हरी घास पर क्षण भर में काव्य कृति किसका है? तो अगेर जी का है। सदा नीरा के कवि कौन है या रचना कौन है? अगेर जी है। आगे चलेंगे। कहानी संग्रह में बी पथगा है, जयदूल है, इसमें ये दोनों याद रखेंगे। बी पथगा भी पूछा गया है बाबू, जयदूल भी पूछा गया है कि बताइए अगेर जी का कहानी संग्रह कौन कौन है? तो बी पथगा है और जयदूल है। आगे ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, तो इसमें है जो आप याद रखिएगा कि लौटती पगडंडियां ये भी है कहानी संग्रह में ही आया हुआ है बाबू। तो आगे चलेंगे। उपन्यास इनका है शेखर, पूछा गया है तो उपन्यास याद रखेंगे कि अगेर जी का उपन्यास कौन सा है? तो शेखर है। एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तो एक जीवनी भी याद रखेंगे। ये सब उपन्यास का नाम है जो कि अगेर जी का है। शेखर तो एक उपन्यास है अगेर जी का, एक जीवनी एक उपन्यास है अगेर जी का। यात्रा साहित्य में आप देखेंगे कि एक बूंद सहसा उछली, ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू। यात्रा साहित्य में अगेर जी का यात्रा साहित्य लिखा हुआ है, एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा यार, ये भी है यात्रा साहित्य में। निबंध की बात की जाए तो निबंध में त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, अध्ययतन है, भवंती है, अंतरा है, शाश्वती। ये भवंती है जो बाबू इम्पोर्टेंट है, अंतरा भी इम्पोर्टेंट है, भवंती इम्पोर्टेंट है, शाश्वती हो गया, आत्मनेपद है, त्रिशंकु, त्रिशंकु भी पूछा गया है बाबू। तो निबंध में याद रखेंगे कि निबंध त्रिशंकु निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो अगेर जी हैं। आत्मनेपद के रचनाकार कौन हैं? अगेर जी हैं। भवंती के रचनाकार कौन हैं? अगेर जी हैं। अंतरा और शाश्वती के है जो निबंधकार कौन है? तो अगेर जी हैं या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर। नाटक में देखेंगे उत्तर प्रियदर्शी, इनका एक नाटक का भी नाम है बाबू जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। संपादित ग्रंथ में देखेंगे तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है, पुष्करिणी है, रूपाम्बरा। तो इसमें याद रखेंगे संपादित ग्रंथ में रूपाम्बरा याद रखेंगे अगेर जी का, पुष्करिणी याद रखेंगे। ये दो को याद रखेंगे बाबू, तार सप्तक और दूसरा सप्तक। तो सप्तक लगा हुआ है, ये तो आपको एक याद रखेंगे तो चौथा सप्तक याद हो जाएगा। तो यहाँ हम संपादित ग्रंथ में अगर पूछेगा कि अगेर जी का संपादित ग्रंथ बताइए तो हम बताएंगे कि अगेर जी का संपादित ग्रंथ निम्नलिखित है या तार सप्तक है,
दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है और पुष्करणी है, रूपाम्बरा, जिसमें तार सप्तक को याद रख लेंगे, इम्पोर्टेंट, पुष्करणी और रूपाम्बरा, तीन को जरूर याद रखेंगे बाबू। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे चलेंगे, ये देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में बाबू विजिटिंग प्रोफेसर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ये जो देश विदेश के यानी कि अपने देश से छोड़ा के विदेश में भी जा करके इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर का काम किया है। तो याद रखिएगा कि विजिटिंग प्रोफेसर थे कौन? अगे जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है बाबू, मिला है। ज्ञानपीठ है अवार्ड भी प्राप्त है इनको। श्रुगा युगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं या सम्मानित किए गए हैं। तो पूछेगा कि आगे जी कौन कौन से हैं जो साहित्य अकादमी से या कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, तो हम कहेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए हैं या सम्मानित किए गए हैं। दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। श्रुगा युगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनका निधन के बारे में अगर पूछे बाबू तो इनका 4 अप्रैल 1987 में देहांत हो गया या इनका निधन हो गया। तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में अगे जी का निधन हो गया, ये आप भी याद रखेंगे। आगे 7 कवियों का चयन कर इन्होंने तार सप्तक का, जो कि आपको ऊपर पढ़ा दिया है तार सप्तक, तो 7 कवियों को चयन करके चुन करके इन्होंने तार सप्तक को पेश किया। तो इस तरह से आपका कवि परिचय बाबू आपको खत्म हो गया। अगर आप एक एक वीडियो एक एक आप ऑब्जेक्टिव देखे हैं तो इससे ज्यादा आपको इम्तिहान हॉल में, आपका एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से पूछेगा तो बाबू इससे कहीं दूसरे से और नहीं पूछ सकता है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लेंगे। 1 से लेकर 2 बार वीडियो देखें, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहाँ जहाँ हमने घेर रखा है वो जरूर याद रखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हिरोशिमा कविता का एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं और बढ़िया से सुनिएगा बाबू और देखिएगा कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन। हिरोशिमा 7वां अध्याय है बाबू, हिरोशिमा। हिरोशिमा एक बाबू कह सकते हैं कि अमेरिका का किया था कि अमेरिका जो देश था वो पंजाब पर है जो परमाणु बम गिरा दिया था। क्या गिरा दिया था बाबू? परमाणु बम गिरा दिया था। और जब परमाणु बम पंजाब पर गिराया गया, जापान पर, सॉरी बाबू, आगे देखिएगा कि जो अमेरिका देश था बाबू, वो देश जब परमाणु बम को है जो जापान पर गिराया तो वो नुकसान हुआ, वो जान माल की हानि हुई कि आज भी वहाँ देखने को मिलता है। आज भी लोग हैं जो वहाँ हैं जो अपंग हैं या कह सकते हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग हिरोशिमा में कविता में कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कहते हैं सहसा मतलब अचानक, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि एक दिन सहसा, एक दिन अचानक बाबू सूरज निकला। वो सूरज क्या था? तो वो सूरज का उपमा यहाँ दिया गया है बाबू परमाणु बम से। तो एक दिन सहसा, एक दिन अचानक सूरज निकला, यानी कि एक दिन अचानक है जो परमाणु बम निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, कहते हैं कि उत्तर दिशा से नहीं निकला, न पूर्व दिशा से निकला, बल्कि है जो क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। कहते हैं कि वो कोई दिशा से नहीं निकला, न उत्तर दिशा से निकला, न पूर्व दिशा से निकला, बल्कि है वो नगर के चौक से निकला। नगर का जो शहर का जो चौक होता है बाबू, चारों दिशाओं जिसमें है जो चारों दिशाओं जहाँ से है जो निकलता है, 4 दिशा का रास्ता निकलता है, वहाँ मिट्टी से वो निकला बाबू। परमाणु बम कहाँ से निकला? मिट्टी से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कवि अगे जी कहते हैं कि धूप तो बरसी, यानी कि धूप तो बरसा पर अंतरिक्ष से नहीं, वायुमंडल से धूप नहीं बरसी, फटी मिट्टी से। यानी कि जब परमाणु बम गिराया गया तो मिट्टी से है जो अचानक ऊपर जब फटा बाबू परमाणु बम, तो लगा कि हाँ सही में है जो धूप बरसी, यानी कि धूप हुआ, लेकिन वो धूप नहीं बल्कि परमाणु बम का वो क्या था? प्रकाश था बाबू।
और वो प्रकाश मतलब अंतरिक्ष से नहीं था बल्कि मिट्टी से था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, कहते हैं मानव का जो छाया है, मानव का जो प्रतिबिंब है वो दिशाहीन हो गई, मतलब न उत्तर दिशा में दिखाई दी, न पूर्व दिशा में, न दक्षिण, न पश्चिम। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जब आपके सामने हैं तो हमारा प्रतिबिंब, हमारा छाया पीछे की ओर बनेगा बाबू। तो आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी में, लेकिन अगर आपको परमाणु बम गिरा दिया जाए और वहां अपनी दिशा को देखेंगे तो वो दिशा आपको दिखेगा नहीं, बल्कि वो दिशाहीन हो गया था। तो वही कहा गया है कि छायाएं मानव जन की, मानव जन मतलब लोग, यानी कि छाया जो मानव का प्रतिबिंब था, मानव लोगों का जो छाया था या प्रतिबिंब कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि उसका पीछे क्या बनता है जी, तो उसका पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो वो है जो दिशाहीन हो गई, मतलब एक दिशा में नहीं रही, यानी कि कोई दिशा पता ही नहीं चला। सब ओर पड़ी वह सूरज, कहते हैं कि सभी ओर वह सूरज पड़ रहा था। एक ऐसा नहीं कि मतलब है जो एक ही जगह, बल्कि सभी ओर पड़ा वह सूरज नहीं हुआ था पूरब से। कहते हैं कि वो सूरज जो परमाणु बम गिराया गया था वो पूरब से नहीं हुआ था, वह बरसा सहसा। कहते हैं कि वह अचानक बरसा। वह क्या हुआ बाबू? तो अचानक बरसा, बीचों बीच नगर के, मतलब नगर के बीचों बीच परमाणु बम गिराया गया था जानबूझकर बाबू, और नगर के बीचों बीच अचानक बरसा। अच्छा बताइए बाबू, जब है जो धूप होती है तो धूप खाली नगर के चौक पर ही होती है? धूप होती है तो बाबू है जो पूरे संसार में धूप होती है, पूरे हमारे देश में है जो धूप होती है, वायुमंडल से जो धूप होती है वो। लेकिन ये जो है वो नगर के चौक में ही अचानक धूप बरसी। आगे, काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर, कहते हैं जैसे सूरज जो पूरा गोल है बाबू, वो सूरज टूट टूट कर पहिया, जिस तरह से सूरज है तो सूरज को पहिया मान लिया गया है कि सूरज एक पहिया है, और पहिया टूट टूट कर इस तरह से बिखर गया हो, इस तरह से बिखर गया हो दसों दिशा में। कहते हैं कि इस तरह से बिखर गया हो दसों दिशा में, यानी कि ऐसा काल आया, सूरज परमाणु बम ऐसा गिराया गया कि वो एक समय का काल था, एक समय का काल था, और वही सूरज टूट टूट कर है जो दसों दिशाओं में बिखर गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कहते हैं कुछ ही समय के लिए वह उदय अस्त हुआ था, यानी कि सूरज निकला था केवल एक प्रज्वलित क्षण की, कहते हैं कि ओनली एक सेकंड के लिए या एक क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थे। कहते हैं कि एक क्षण ही के लिए, लेकिन वो दृश्य, वो जो नजर से हम देखा तो वो दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी थी। वो जो दोपहर था जब परमाणु बम गिराया गया था बाबू जापान पर, तो वो दृश्य शोक लेने वाले थे, यानी कि वो सीन है जो बहुत भयानक थी। अगर आप लोग कहीं भी जाते हो बाबू, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो भयानक और ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है, तो वो आपके माइंड पे है जो बैठ जाता है, हमारे दिलों पे बैठ जाता है, और वही कहते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट भगवान या अल्लाह ईश्वर कभी किसी को न दिखाए। तो वही दृश्य शोक लेने वाली वो दोपहरी थे जब परमाणु बम गिराया गया था। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर, कहते हैं कवि अगे जी कि छाया जो मानव का प्रतिबिंब है वो मानव लोगों की नहीं मिटी, लंबी लंबी होकर भी नहीं मिटी, मानव ही सब भाप हो गए। कहते हैं कि मानव इस तरह से बाबू जल गया, मानव इस तरह से बाबू पक गया कि सब भाप हो गए। जिस तरह से बाबू है जो चावल पकता है उस तरह से लगता है कि मानव सब परमाणु बम गिरा था तो उसके असरात से, उसके दोष से, उसके इफेक्ट से मानव भी भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, कहते हैं कि अभी तो छाया प्रतिबिंब लिखी हुई है। आगे छंद में देखेंगे हम लोग कि झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, कहते हैं कि पत्थर जो है बाबू झुलस गया था, पत्थर भी झुलस गया था जब परमाणु बम जहां गिराया गया तो पत्थर भी झुलस गया था, झुलस के चकनाचूर हो गया था। उजड़ी सड़कों की गज पर, गज मतलब होता है बाबू पत्थर से, तो जो सड़क पर जो पत्थर था बाबू वो भी उजड़ गया था। बताओ बाबू, अचानक कोई परमाणु बम गिरा दिया जाए कहीं पे, तो चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बड़ा बड़ा पत्थर हो या पहाड़ हो, वो भी चकनाचूर हो जाता है उसकी गर्मी से। तो कहते हैं कि जब परमाणु बम गिराया गया तो सड़क की जो गज थी पत्थर से बना हुआ था, वो भी है जो सड़क की गज है जो उजड़ गया।
मानव का रचा हुआ सूरज। और सबसे लास्ट पंक्ति में देखिएगा कवि अगेर जी क्या कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। कहते हैं मानव का ही बनाया हुआ था, अमेरिका में मानव लोग ही बनाया था ये परमाणु बम, और मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, यानी कि मानव का ही जान ले लिया, मानव को ही सोख लिया, मतलब मानव को ही हानि हो गई, उसे जान माल की हानि हो गई, मानव ही उससे भाप हो गया, जल कर भून कर या पक गया उसे, और सब भाप हो गए। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साकी है। कहते हैं कि पत्थर पर जो लिखी हुई ये जली हुई छाया है जो मानव की साकी है, मतलब मानव का आज भी सबूत है वहाँ कि जो आज भी अगर देखने को लिए जाइएगा जापान में तो आज भी वहाँ मानव की जली हुई या पत्थर झुलसी हुई वहाँ दिखने का मिलेगा, और आप उससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी मानव रहता था, यहाँ पर मानव लोग भी रहते थे। तो वो आज भी सबूत है कि जब जापान पर गिराया गया था परमाणु बम बाबू, तो वहाँ की मानव की जली हुई साखी है, मानव की जली सबूत भी मिलेगा, पत्थर जो झुलसा हुआ है वो भी आपका उसका सबूत मिलेगा। तो कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है, मतलब पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई जो प्रतिबिंब है वो मानव की आज भी सबूत देता है कि वहाँ भी मानव रहता था। लेकिन एक परमाणु बम गिराया गया, उसकी घटना में इतने मानव तबाह हो गए, इतने मानव है जो अपना ही चीज को वही खुद बनाए और वही बनाए और उसी से उनका देहांत हो गया, उसी से वो जल कर भून कर भाप बनकर है जो बाबू खत्म हो गए। तो छोटी सी कविता थी बाबू, इसमें कहा गया हिरोशिमा के द्वारा कि अमेरिका जो है बाबू, जो कि अमेरिका में खुद बनाया गया था, तो अमेरिका में ही फटना था, लेकिन अमेरिका लोग है जो जापान पर है बाबू परमाणु बम गिरा दिया गया, उससे जो जान माल की हानि हुई वो आज भी देखने को जापान में मिलता है। आज भी देखने के लिए उसकी साखी, उसकी सबूत है जो जापान में देखने को मिलता है। आज भी वहाँ के बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल में रहते हैं बाबू, अपंग बच्चे हैं जो पैदा लेते हैं, या आज भी वहाँ बच्चे पैदा लेते हैं, वो स्वस्थ है, हम लोग की तरह नहीं होते हैं, बल्कि कुछ न कुछ उनकी शारीरिक प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इस तरह से आपका हिरोशिमा का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ बाबू, व्याख्या खत्म हुआ। अब कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के लिए आपको क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बाबू ये जो कवि परिचय बताया वो उससे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, और इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि है जो एक दिन सहसा सूरज है जो, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मानव जन की जो छाया है वो क्या हो गई, तो दिशाहीन हो गई। उसके बाद कहते हैं आगे क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज जो परमाणु बम गिराया था वो कहाँ गिराया गया था, तो क्षितिज पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था बाबू, तो क्षितिज पर गिराया गया था। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बना के सो गया, तो मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का बनाया हुआ परमाणु बम मानव को ही सोख गया, भाप बनाकर सोख गया। उसके बाद है जली हुई सबूत या पत्थर की लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की क्या है, तो मानव की साखी है, सबूत है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कविता से बन सकता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।